जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं हमारा ईसीजीसी पीओ कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर सेकंड। यानी कि ये पार्ट सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पार्ट नंबर जो फर्स्ट था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो लोग पार्ट सेकंड को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट फर्स्ट को जाकर के देख लो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर यानी कि 14 मार्च को 2021 14 मार्च 2021 को जो हमारा ईसीजीसी पीओ का पेपर हुआ था, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे जो कि कंप्यूटर सेक्शन के थे, उसको हम लोगों ने पूरे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वो हमारा कौन सा था? वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, यानी 14 मार्च 2021 प्रीवियस ईयर, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। सो प्रीवियस ईयर का जो 14 मार्च 2021 को जो क्वेश्चंस जो उसमें कंप्यूटर सेक्शन में आए हुए थे, उसका हमारा पार्ट फर्स्ट बन चुका है। वो शिफ्ट फर्स्ट का था। दैट मीन्स ये जो है ये पार्ट सेकंड है, और ये कौन से पार्ट का है? ये सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, ये कौन सा है? ये सेकंड शिफ्ट का है। सो प्लीज आप लोग फर्स्ट पार्ट को भी जरूर से देख लेना। सो होगा क्या कि आपके फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके दिमाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के अपने इस सेकंड शिफ्ट के पेपर को, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं शिवांश सर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, जो पेपर में मतलब आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। वो बात की बातें हैं, फिलहाल यहां पर देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है हमारे पास। तो ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी चेन बॉन्ड प्रिंटर, या फिर डी ड्रम प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, बट एक्सेप्ट ऑप्शन ए, इंकजेट प्रिंटर को छोड़ करके, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने एक हमारे शुरू में वीडियो आई हुई थी जिसमें हमने बताया था प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, हमारी हर तरह की वीडियो बनी हुई है, आप लोग उसको देख रहे हैं मुझे पता है, बट फिर भी जो लोग नहीं देखे हैं उन्हें अगर जनरेशन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कुछ भी देखना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ पर एक नटशेल में हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ प्रिंटर क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को याद कर लो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सिर्फ तीन तरह के होते हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल। ठीक है, कौन कौन सा होता है? इंकजेट, लेजर और थर्मल। इंकजेट, लेजर, थर्मल, याद कर लीजिएगा इसको। नॉन इम्पैक्ट में सिर्फ तीन आते हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल। अब अगर आप ये तीनों याद कर लेंगे तो उसके बाद जितने भी बचे हुए प्रिंटर्स हैं, जितने भी इन तीनों के अलावा जितने बचे हुए प्रिंटर्स हैं, वो सारे के सारे आपके कहां फॉल डाउन होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, कहां पे आएंगे वो? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर को फर्दर डिवाइड किया गया, कैरेक्टर प्रिंटर और फिर लाइन प्रिंटर। अब देखो, कैरेक्टर प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर तीन तरीके के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर्स। ठीक है, और वहीं पर नॉन इम्पैक्ट सिर्फ हमारे तीन तरीके के होते हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर आपके क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चंस आपके ज्यादातर किससे पूछे जाते हैं? मोर पॉपुलर प्रिंटर्स देखा जाए तो कौन से हैं? एलईडी प्रिंटर्स, फोटो इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शन और या फिर ऑल इन वन प्रिंटर, और 3D प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनसे रेगुलर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर देखें तो यहां पर किससे पूछा था? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से का ही पूछा था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि कितने तरह के प्रिंटर? तीन तरह के प्रिंटर। कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, ये यहां पर लिखा हुआ है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो अभी ऑप्शन में हमारे पास कौन सा था इन तीनों में से? ये वाला था। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ये वाला था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कि कंप्यूटर में स्थापित दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर पर जो कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि दुर्भावनापूर्ण, मतलब ओवरऑल कुछ एक शब्दों में कहा जाए तो जो हमारे अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वायरस, बी स्पैम, सी मैलवेयर, या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मैलवेयर। ठीक है, क्या होते हैं ये सब? मैलवेयर होते हैं। ठीक है, मैलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाते हैं और वो
अनवांटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि हम उन्हें चाहते नहीं है कि वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो, बट बाई चांस किसी ना किसी रीजन से, या फिर ऐसे होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर दिखाते कुछ है और अंदर कुछ और होते हैं, तो उस वजह से ओवरऑल किसी भी तरीके से वो हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाते हैं और वो हमारे कंप्यूटर को हार्म कर रहे होते हैं डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड देखिए, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोग ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एज इट इज क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स से पता चलते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शंस भी वहां पर याद रहें, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने उसका फंक्शन हो गया या कुछ भी जिस भी पर्पस का है वो, तो वो सारे के सारे आप लोगों के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें किसी बच्चे से पता चला था कि फंक्शंस ऑफ इथरनेट केबल क्या होता है, मतलब इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इथरनेट केबल, तो हम लोगों ने आपके लिए फंक्शंस ऑफ इथरनेट केबल करके बना दिया, ठीक है। इथरनेट केबल का कार्य है, ठीक है, क्या कार्य है उसका, पढ़ा जाए। इथरनेट केबल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एन इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट डिवाइसेस टू अ लोकल नेटवर्क। क्या बोल रहा है, इथरनेट केबल का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने, उपकरणों को स्थानीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो इथरनेट केबल क्यों यूज किया जाता है, इथरनेट केबल आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, तो सबसे पहली लाइन क्या समझ में आ रही है कि भाई इथरनेट केबल जो होता है वो हमें एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इथरनेट केबल का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड कराने में यूज होता है। और ये क्या करता है, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है जिसमें इथरनेट केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें उसको क्या करता है, वो लोकल नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारा डिवाइस है और इसमें हमने इथरनेट केबल को यूज किया, तो इथरनेट केबल ये क्या करेगा, हमको जो लोकल नेटवर्क यानी कि LAN होगा, लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे हमको क्या कर देगा, ये कनेक्ट कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज टाइम्स न्यू रोमन इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन जो हम लोग फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फॉन्ट वो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो, कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन भी था, ऑप्शन ए फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन बी फॉन्ट डिजाइन, ऑप्शन सी फॉन्ट साइज, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो देखो सबसे पहले तो फॉन्ट साइज तो होगा ही नहीं, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, फॉन्ट साइज एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारे फॉन्ट के साइज की, ठीक है। और नन ऑफ द अबव तो अभी बात की बातें हैं। उसके बाद देखो फॉन्ट डिजाइन हो सकता है और फॉन्ट स्टाइल हो सकता है, तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा। उसके बाद फॉन्ट डिजाइन नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, of question fifth, in MS Word if the word is has red colored underline then it is said to have। MS Word में यदि शब्द में लाल रंग की अंडरलाइन है तो उसे कहा जाता है। देखो सबसे पहले आपके लिए एक प्रैक्टिकली एग्जांपल हम लोगों ने ये बना के रखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ऑलरेडी आप देख रहे हो ये अंडरलाइन है, ठीक है, ऑलरेडी ये रेड कलर से अंडरलाइन है, तो ये क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है हमको कि इसमें भाई क्या गलती हो सकती है। ऑप्शन ए एक्सेप्शन एरर, ऑप्शन बी स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ऑप्शन सी ग्रामेटिकल एरर, या फिर ऑप्शन डी स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो ये क्या लिखा हुआ है, कलर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कलर्ड लिखा हुआ है और इस पे रेड लाइन ऑलरेडी है, ठीक है ना। जब ये रेड लाइन ऑलरेडी है हमारे पास तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर है, सॉरी स्पेलिंग एरर है, माफ करिएगा, स्पेलिंग एरर है इसमें, ठीक है, स्पेलिंग एरर है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्पेलिंग एरर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो रेड कलर से अगर MS वर्ड में, ये देखिए MS वर्ड है और इस MS वर्ड में देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर ये अंडरलाइन है, मैं इस पर जानबूझ के मार्क नहीं करूंगा वरना ये जो लाइन है वो छिप जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए देख रहे हो यहाँ पर ये पहले से अंडरलाइन है, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ उसकी लाइन देखो और ये ऑलरेडी अंडरलाइंड है, ठीक है, ये कंप्यूटर से खुद से सॉफ्टवेयर से अंडरलाइंड है। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि स्पेलिंग एरर है, यानी कलर्ड की जो स्पेलिंग है वो अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ह्यूमंस एंड ऑटोमेटेड रोबोट्स व्हिच फंक्शन इज यूज्ड। यानी कि देखो हमसे ये बोल रहा है कि यूजुअली अगर किसी वेबसाइट पर हमें ह्यूमंस और ऑटोमेटेड रोबोट्स, ठीक है, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना है, यानी कि हमें ह्यूमंस और ऑटोमेटेड रोबोट्स में डिफरेंस निकालना है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया क्वेश्चंस हमारे पास एक्यूरेट रहते हैं बट उसके ऑप्शंस जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट रहें, ठीक है, लेकिन जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास रहता है, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शंस थे हमारे पास वो तो नहीं है, बट उस ऑप्शन में एक ये ऑप्शन होगा, और अगर प्रीवियस ईयर में जो पेपर दिए हुए हैं वो फिर से देख रहे हैं तो अगर आप लोगों ने ये टिक किया होगा तो वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है इसका ये। और कैप्चा, ठीक है, कैप्चा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस और ऑटोमेटेड रोबोट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कैप्चा की मदद से हमको ये पता चल जाता है कि ह्यूमंस और ऑटोमेटेड रोबोट के बीच में मतलब ह्यूमंस वर्कआउट कर रहे हैं वेबसाइट पर या फिर वहां पर ऑटोमेटेड रोबोट्स हैं,
ठीक है। ह्यूमंस अगर होंगे तो वो कैप्चा को यूज अच्छे से कर लेंगे, उसमें जो भी कोड डालना होता है उसको हम लोग कर देंगे, और अगर ऑटोमेटेड रोबोट्स होंगे तो वो काम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और देखो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है। कैप्चा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग कैप्चा बोलते हैं, एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम कैप्चा। ठीक है। लेकिन वो एक फुल फॉर्म है, कैप्चा एक एब्रिविएशन है, जबकि ये कैप्चा का एक फुल फॉर्म है। वो फुल फॉर्म क्या है? completely automated public Turing test to tell computers and humans apart। ठीक है। यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर का ऑटोमेटेड पब्लिक टेस्ट जिससे कि हम लोग कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए मैंने आपको नीचे दे दिया है कि देखिए ये क्या होता है कैप्चा। ठीक है। टाइप द वर्ड अबव, यानी कि ये कैप्चा दिया होता है हमको, और यहाँ पर इस वाले एरिया पर हमें ये पूरा का पूरा टाइप करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें टाइप करना है तो CAPTCHA और 2 4 और 6। ठीक है। 2 4 और 6 यहाँ पर एकदम एक्यूरेटली हम लोग फिल अगर कर देते हैं तो दैट मीन्स कि हम लोग ह्यूमंस हैं। और वहीं पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं फिल कर सकते हैं, अपने से नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग उनको कोई वो जैसे बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तब तक। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर अटैक। ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक साइबर अटैक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नॉट बोला हुआ है। ठीक है। कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक साइबर अटैक नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए मैलवेयर, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी फिशिंग, या फिर ऑप्शन डी मैन इन द मिडल अटैक यानी MITM। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। साइबर अटैक क्या होता है बेसिकली? उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता तो रिमाइंड में करा देता हूं। ठीक है। साइबर अटैक क्या होता है कि हमारे सिस्टम पर एक ऑनलाइन ऐसा अटैक होता है जिससे कि हमारी कुछ क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि लीक हो जाती है। ठीक है। इट मे बी अवर पासवर्ड, इट मे बी अवर क्रेडिट कार्ड CVV नंबर, और यू कैन से एनीथिंग विच इज कॉन्फिडेंशियल, और यू कैन से विच वी हैव टू सिक्योर इट। ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारी क्या होती है? लीक हो जाती है। तो वहां पर हमको क्या करना होता है? वो चीज क्या कहलाती है? साइबर अटैक कहलाती है। ठीक है। तो अब वो क्या होता है? बर्न। ठीक है। बर्न ये साइबर अटैक, देखो साइबर अटैक मैंने बता दिया। अब यहां पर आपसे क्या पूछा था? नॉट। ठीक है। तो देखो मैलवेयर, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक, ये सारे के सारे क्या होते हैं? साइबर अटैक होते हैं। ठीक है। बचा कौन सा? बर्न। तो बर्न हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो कुछ इनके अलावा भी हो सकता है आपको बर्न की जगह, क्योंकि ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हो सकता है आपको साइबर अटैक के ऑप्शन पर ही नॉट अ साइबर अटैक दे करके आपसे बर्न ना दे करके आपको कुछ और ऑप्शन दे दे। ठीक है। तो कौन कौन सा साइबर अटैक हो सकता है? ठीक है। उसके अलावा अगर ऑप्शन आता है तो आप लोगों को वो नॉट में जाएंगे। ठीक है। उसके मतलब नीचे दिए देखिए यहाँ पर सारे साइबर अटैक्स दिए हुए हैं। ठीक है। हमने सारे के सारे साइबर अटैक आपके लिए लिख दिए हैं। अब इनके अलावा अगर कोई अटैक के बारे में पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉट के रूप में चला जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है। ये एक साइबर अटैक नहीं है। तो अलग अलग कौन कौन से साइबर अटैक्स होते हैं? जैसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS। ठीक है। सेकंड SQL इंजेक्शन, थर्ड जीरो डे एक्सप्लॉइट, फोर्थ DNS टनलिंग, फिफ्थ बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, सिक्स्थ क्रिप्टो जैकिंग, सेवंथ ड्राइव बाय अटैक, एट्थ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS अटैक्स, 9th पासवर्ड अटैक, 10th AI पावर्ड अटैक्स, या फिर 11 IoT बेस्ड अटैक। AI मतलब ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, और IoT का मतलब आपको पता होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड अटैक्स। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? अलग अलग तरह के साइबर अटैक्स होते हैं जो कि आपके यूजुअली एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनके ये अगर आते हैं तो ये आपके साइबर अटैक्स हैं, और अगर इनके अलावा कोई होता है तो वो एक साइबर अटैक नहीं है। ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको कैप्चा का फुल फॉर्म बताया है, कैप्चा का मैंने जो आपको फुल फॉर्म बताया है उसको जरूर से आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसके बाद आपके जो ये साइबर अटैक्स हैं इनको जरूर से दिमाग में रख लीजिएगा। और ये जो कुछ शॉर्ट फॉर्म है जैसे XSS और DDoS, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है इसको आप लोग जरूर से दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। और एब्रिविएशन किसका क्या होता है ये भी होना ही चाहिए। ठीक। अब जैसे ये है मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, MITM, हो सकता है आपको फुल फॉर्म देके पूछ ले। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको दिमाग में आपको रखना होगा। उसके बाद है आगे अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच डिवाइस एलोकेट्स द मैक एड्रेस टू डिवाइसेस, यानी कि कौन सा डिवाइस मैक एड्रेस को डिवाइसेस को आवंटित करता है। ठीक है। यानी कि मैक एड्रेस जो होता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो होता है हमारा, तो वहां पर कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो कि हर एक डिवाइस को एक उसका यूनिक मैक एड्रेस देता है। यूनिक मैक एड्रेस। ठीक है। यूनिक मैक एड्रेस क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर जितने भी डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जितना भी एड्रेस होता है वो सबका अलग अलग होता है, यूनिक होता है, किसी का भी सिमिलर नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये काम कौन करता है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि आवंटन करता है यानी एलोकेट करता है अलग अलग मैक एड्रेसेस को अलग अलग डिवाइसेस में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनआईसी। ऑप्शंस क्या कहते हैं हमको नहीं पता, बट उनमें से एक ये ऑप्शन था जो कि एकदम एक्यूरेट है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। तो ये आपके जो भी इनमें से फुल फॉर्म दिया होगा, फुल फॉर्म नहीं भी दिया तो एनआईसी अगर दिया हुआ है, अगर आपका सिर्फ एनआईसी लिखा हुआ है तो आप एनआईसी पर टिक कर देना, और उसके बाद अगर फुल फॉर्म दिया हुआ है तो इन दोनों में से कोई भी दे देगा, उस पर आप लोग टिक करके चली आइएगा, ठीक है। सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। कार्ड या तो कंट्रोल, बस इतना सा डिफरेंस है। और इसी का काम होता है हमारे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं, उनको अलग अलग मैक एड्रेस प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब देखो अबाउट मैक के बारे में कुछ समझते हैं। अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल address MAC address of a computer is a unique identifier assigned to a network interfaces for communications at the data link layer of a network segment। यानी कि कंप्यूटर का मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस एक विशिष्ट पहचान करता है जो नेटवर्क सेगमेंट को डेटा लिंक लेयर पर संचार के लिए नेटवर्क इंटरफेस को सौंपा गया है। यानी कि ओवरऑल ये है क्या, देखो मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक यूनिक एड्रेस आपको देता है, तो ये क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ये किसको दिया गया है, नेटवर्क इंटरफेस को, ताकि वो क्या करे, जितने भी हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं उनको वो अपने डाटा लिंक लेयर पर नेटवर्क सेगमेंट में डाल सके, ठीक है। समझ में आई बात। यानी कि ओवरऑल मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे कि हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे हमारे नेटवर्क सेगमेंट पर डाटा लिंक लेयर पर एकदम अच्छे से और अलग अलग अपनी अपनी पहचान के साथ वर्कआउट कर सकें, ठीक है। और इसका ये काम मतलब मैक एड्रेस एलोकेट कौन करता है, मैक अलग अलग लोगों को देता कौन है, अलग अलग डिवाइसेस को देता कौन है, एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टैब यू यूज टू हाइड हिस्ट्री व्हाइल ब्राउजिंग इन द गूगल क्रोम। यानी कि कौन सा टैब का यूज हम लोग करते हैं जिससे कि हम लोग अपनी जो हिस्ट्री है उसको छुपा सके, यानी कि हाइड कर सके। गूगल क्रोम में ब्राउज करते समय आप किस टैब का उपयोग इतिहास यानी कि आपकी जो हिस्ट्री थी, ठीक है, यही हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है, इस हिस्ट्री को छिपाने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें अपनी हिस्ट्री, जिस भी हिस्ट्री पर हमने वेब सर्फिंग जो करी हुई है अपनी, या किसी सोशल मीडिया पर हम गए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम गए हैं, वहां की हिस्ट्री को हमको हाइड करके रखना हुआ है, ठीक है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपने यूट्यूब खोला, कॉमेडी वीडियोस देख रहे हैं और उसके बाद बंद करके चले आए, ठीक है। तो वहां पर हमारी हिस्ट्री पड़ी रहती है, ठीक है। हिस्ट्री से हम लोग पता चल जाता है, इवन हिस्ट्री में टाइम वगैरह भी अब तो देने लगा है, टाइम डेट सब दिया रहता है, तो वहां से हमको पता चल जाता है कि अभी हम यहाँ पर इस सिस्टम पर कौन सी हमारी साइट खुली हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें उस हिस्ट्री को हाइड करना है, ठीक है, तो अगर हिस्ट्री को हाइड करके अगर हमें यूज करना है तो वहां पर हम किस टैब का यूज करते हैं, इनकॉग्निटो टैब का यूज करते हैं। किस टैब का यूज करेंगे, इनकॉग्निटो टैब का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इनकॉग्निटो टैब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट वोंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वायरसेस और मालवेयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट लिखा हुआ है, यह आपको वायरस और मालवेयर से नहीं बचाएगा। देखो लोग इनकॉग्निटो टैब को एकदम बहुत हाई फाई थिंग लेते हैं कि अगर हमने इस पे कुछ भी सर्फिंग कर ली तो ये हमको हर चीज से बचा लेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकॉग्निटो टैब देखो लिखा हुआ है कि वायरसेस और मालवेयर से आपको नहीं प्रोटेक्ट करता, इट वोंट प्रोटेक्ट यू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इट वोंट कीप योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम सीइंग वेयर यू हैव बीन ऑनलाइन। देखो अब यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हमारा जो आईएसपी है, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में एक बार पढ़ ले पहले, यह आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता को यह देखने से नहीं रोकेगा कि आप ऑनलाइन कहाँ हैं, ठीक है। ये हमसे क्या बोल रहा है कि हमारा जो आईएसपी है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो अगर चाहता है तो वो हमको देख सकता है कि हम किस वेबसाइट पर अभी ऑनलाइन हैं, ठीक है, हम किस वेबसाइट पर अभी ऑनलाइन हैं, और अगर वो देखना चाहेगा तो वो देख लेगा कि किस वेबसाइट पर हम ऑनलाइन थे, ये भी वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन कौन देख सकता है, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, इट वोंट स्टॉप वेबसाइट फ्रॉम सीइंग योर फिजिकल लोकेशन, ठीक है। ये क्या है, यह वेबसाइटों को आपकी भौतिक स्थान देखने से नहीं रोकेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है। क्या है ये कि हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं जिन पर हम लोग सर्फ कर रहे थे या सर्फ कर रहे हैं अभी भी मान लेते हैं, तो उस वेबसाइट को अगर वो वेबसाइट चाहेगी तो वो हमारी फिजिकल लोकेशन का मतलब कि जिस लोकेशन पर हम अभी एक्यूरेटली हैं,
ठीक है, वहां पर उसकी वो लोकेशन को जब भी देखने चाहेगी, वो वेबसाइट जिस पे हम सर्फ कर रहे हैं वो जब चाहेगी तब हमारी वो लोकेशन पता लगा सकती है। ठीक है, सो इनकॉग्निटो टैब पर आप ये मत सोचिए कि आप एकदम सेफ है या फिर 100% आप सेफ हैं। ठीक है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन अगर आप इनकॉग्निटो टैब पर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, आप एकदम अच्छे से सेफ हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, सो नहीं, आप गलत हो। आपके आईएसपी जो होते हैं वो आपकी लोकेशन को देख सकते हैं, आपकी जिस वेबसाइट पर आप सर्च कर रहे हो वो आपकी लोकेशन देख सकते हैं, और इवन वायरसेस और मालवेयर भी आपके सिस्टम पर आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं 9 के बाद अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, डैश अलाउज यू टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। अब देखो, ये इनकॉग्निटो टैब का जस्ट अपोजिट थिंग है। क्या बोल रहा है तुमसे कि तुम कौन से ऐसी डैश आपको इंटरनेट पर किसी अन्य नेटवर्क से सुरक्षित कनेक्शन बनाने की अनुमति देता है। सुरक्षित कनेक्शन दैट मींस कि आप एकदम 101% सेफ हो वहां पर, अपनी फिजिकल लोकेशन से लेकर के अपनी किसी भी प्रूडेंशियल इंफॉर्मेशन तक आप एकदम सेफ हो। तो वहां पर क्या चीज आपको सेफ करेगी, वीपीएन। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है ना, ये आपके लिए इनकॉग्निटो से अच्छा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन तरफ। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड न्यू लाइन इन एमएस एक्सेल। यानी कि एमएस एक्सेल में नई लाइन जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर हमें एमएस एक्सेल पर न्यू लाइन जोड़नी है तो वहां पर हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस एंटर। ठीक है, ऑल्ट प्लस एंटर टू ऐड अ न्यू लाइन ब्रेक। ठीक है, अगर हमें न्यू लाइन ब्रेक को ऐड करना है या फिर न्यू लाइन को ऐड करना है, सिंपली अगर बोलते हैं तो वहां पर हम किस की का यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा देखो 12th क्वेश्चन, आज का हमारा बेसिकली लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर इन एमएस वर्ड। यानी कि एमएस वर्ड में स्वतः सुधार सुविधा का उपयोग क्या है। ऑटो करेक्ट फीचर से हम सभी वाकिफ हैं। देखिए, अगर देखा जाए ना ओवरऑल, लास्ट में मैं इतना बोल सकता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपको भी लग रहा होगा कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। बट अगर आप सिस्टम्स को यूज कर रहे हो और अगर टेक्नोलॉजी से आप रूबरू हो तो आप कर ले जाओगे, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने दोस्तों तक ये सारे से सारे क्वेश्चंस को पहुंचाइए, ताकि जो लोग घबराए हुए हैं और जिनको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है उनको भी सपोर्ट मिले। और आप लोग साथ ही साथ हमको भी सपोर्ट करिए, ताकि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप पहली बार आए हुए हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी इस पे चलते हैं कि व्हाट इज द ऑटो करेक्ट फीचर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। ऑटो करेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर फीचर दैट करेक्ट्स मिस स्पेलिंग्स एज यू टाइप। यानी कि स्वतः सुधार एक सॉफ्टवेयर सुविधा है जो आपको आपके लिखते ही गलत वर्तनी को ठीक कर देती है। यानी कि अगर हमने कोई भी मिस स्पेलिंग की हुई है या फिर मिस स्पेल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करेगा, ऑटो करेक्ट कर देगा। यानी कि जैसे ही हमने लिखा वो तुरंत का तुरंत हमारा जो वर्ड है, जो भी वर्ड है, उसको ऑटो करेक्ट करके वो लिख देगा। कौन लिख देगा, आपका एक एमएस वर्ड का एक सॉफ्टवेयर का फीचर। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और उसका फीचर है ये। कौन सा फीचर है, ऑटो करेक्ट फीचर, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो गलत स्पेलिंग हम लोगों ने लिख रखी होती है उसको लिखते ही, जैसे ही हमने स्पेस बार पे टैप किया, वो तुरंत क्या करेगा, उसको करेक्ट कर देगा। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में बस इतना बोलूंगा कि भाई हमारे अगर थर्ड पार्ट को देखना है तो प्लीज चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिससे कि आपको जैसे ही हमारे अभी देखिए मैं एक थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा इसी का, इसी जीसीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो उसका अगर थर्ड पार्ट भी आपको देखना है, जिसमें कि हम लोग थर्ड शिफ्ट बताएंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे 14 मार्च को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। तो वहां पर अगर आपको उसको भी देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।